इस कहानी की शुरुआत में हमें एक आइलैंड पर कुछ रोबोट्स के मलबे को दिखाया जाता है। दरअसल यह रोबोट्स यूनिवर्सल डायनेमिक्स नाम की कंपनी के थे, जिसका कार्गो के शिव समुद्र में क्रैश हो जाने से रोबोट्स आइलैंड के किनारे पर आ गए थे। उन रोबोट्स में से एक रोबोट सही सलामत था। उन बिलाव की एक फैमिली वहां मौजूद थी, जो अनजाने में उस रोबोट को ऑन कर देते हैं। उस रोबोट का नाम रोजम होता है, जिसे इंसानों की मदद के लिए बनाया गया था। वो एक फैमिली रोबोट था जो किसी भी टास्क को पूरा कर सकता था, और ओट्स उस रोबोट के ऑन होने से डरकर पानी में आ जाते हैं। रोबोट्स उन सभी को अपना नाम बताती है कि मैं रोजम 7134 हूँ और मैं फासा किसी भी तरह के काम को पूरा कर सकती हूँ। तभी वहां पानी की एक बड़ी लहर आने से वो किनारे पर आ जाती है। वो देखती है कि आगे से एक और बड़ी लहर उठकर उसकी तरफ बढ़ रही है। रोबोट समझ जाती है कि वहां खतरा है, पर वो चट्टान के ऊपर चढ़ नहीं पा रही थी। वह एक केकड़े के चढ़ने की नकल करती है, जिससे वो चट्टान के ऊपर आसानी से चढ़ जाती है। उसके सामने अब पूरा एक जंगल था। रोजम को इंसानों के कामों को आसान करने के लिए बनाया गया था, इसीलिए वो जंगल में आगे बढ़ती हुई कह रही थी कि मैं कोई भी काम करने के लिए तैयार हूँ। पर सभी जानवर उसे देखकर डर रहे थे। वो उसके बिल्कुल भी करीब नहीं आ रहे थे। उसे एक बीवर नजर आता है जो नदी के वेके के साइड में लकड़ियों को इकट्ठा करके डैम बना रहा था। रोजम उसकी मदद करने की कोशिश करती है, पर वो उन जानवरों की भाषा को समझ नहीं पा रही थी, जिससे उसे पता नहीं था कि उसे किसी तरह से उनकी मदद करनी है। वो सभी तरह के जानवर के पास जाकर उनकी मदद करने की कोशिश करती है, पर कोई भी जानवर उसे पसंद नहीं कर रहा था और सभी तरह का उसे मॉन्स्टर समझ रहे थे। रोजम को समझ आ जाता है कि अगर उसे जानवरों की मदद करनी है तो उसे उनकी भाषा को सीखना होगा। इसीलिए अपने लर्निंग मोड को एक्टिवेट कर लेती है, जिससे वह कुछ दिनों तक एक ही जगह पर बैठी रहती है और आसपास के सभी जानवरों की बातों को रिकॉर्ड करके उसे एनालाइज करने लगती है। कुछ ही दिनों में वो उन जानवरों की बातों को समझने लगती है। इसीलिए अब वो सभी जानवरों के बीच में चली जाती है और उन सभी को अपना इंट्रोडक्शन देती है। मैं रोजम के 7134 हूँ, आपकी जिंदगी आसान बनाने के लिए तैयार हूँ। सभी जानवर उससे डर रहे थे। वो सभी वहां से भाग जाते हैं। रोजम निराश हो जाती है, क्योंकि यहाँ कोई उसका मालिक नहीं था और ना ही उसके पास कोई टास्क था जिसे वह पूरा कर सकती थी। उसे समझ आ जाता है कि वो खो गई है। उसे फैक्ट वापस लौटना होगा। इसीलिए वो अपने रिटर्न ट्रांसमीटर को एक्टिवेट करने लगती है, पर वहां लाइटनिंग गिरने की वजह से वह नीचे गिर जाती है। उसका सिस्टम थोड़ी देर के लिए ऑफ हो गया था, जिससे काफी सारे रैखुल उसके पार्ट्स को अलग कर देते हैं। रोजम को जब होश आता है तो उसकी हालत पूरी तरीके से बिगड़ गई थी। रैकून उसके चीप पोके भी खाने ही कोशिश कर रहे थे। रोजम अपने हैंड और आई को वापस ले लेती है और उन सभी रैखुल को दूर कर देती है। वो रेन उसके पीछे पड़ जाते हैं। एक रैखुल उसके ट्रांसमीटर को लेकर दूर एक गुफा में चला जाता है। वो एक भालू का घर था। रैखुल ट्रांसमीटर वहीं छोड़कर भाग जाता है। रोजम ट्रांसमीटर को वापस ले लेती है, पर वो भालू उस पर हमला कर देता है। रोजम बचकर भागने लगती है, पर हड़बड़ी में पेड़ों से टकराते हुए नीचे एक हिल पर जाकर गिर जाती है। कुछ देर बाद जब उसका सिस्टम वापस से वर्क करने लगता है तो वो देखती है कि उसके सिस्टम में खराबी आ गई है और उसके बॉडी में कुछ फेदर फंसे थे। वो पेड़ों से टकराने के दौरान एक गोज के घोंसले से टकरा गई थी, जिसे गोज मारी गई थी। घोंसले में सिर्फ एक ही अंडा बचा था। रोजम उसे स्कैन करती है, जिससे उसे पता चलता है कि अंडा बिल्कुल ठीक है और उसमें जीवन पनप रहा है। उसे यह सब देखकर काफी अच्छा लगता है। वो अंडे का अब ख्याल रखने लगती है, पर फ्रैंक नाम का एक चालाक फॉक्स उस अंडे को लेकर भागने लगता है। रोजम उसका काफी देर तक पीछा करती है। फॉक्स अंडे को खाने की कोशिश करता है, पर रोजम उसे रोक देती है। फॉक्स से फिर से चालाकी दिखाता है और अंडा लेकर भागने लगता है, पर वो गलती से एक हेजोक पर जाकर गिर जाता है। फ्रैंक को अपने कर्मों की सजा मिल जाती है। रोजम अंडे को वापस अपने पास रख लेती है। फ्रैंक के मुंह पर काफी कांटे चुभ चुके थे। रोजम का काम लोगों की मदद करना था। फ्रैंक के चेहरे के सभी कांटों को भी निकाल देती है। फ्रैंक काफी डर गया था, जिससे वो वहां से भाग जाता है। वो अंडा अब टूटने लगा था। रोजम उसे अपने सभी डेंटिकल से रोकने की कोशिश करती है, पर अब उस अंडे से गोसलिंग यानी बतख का बच्चा बाहर निकल आता है, जो पहली बार रोजम को देखता है, जिससे रोजम को भी अजीब सी फीलिंग का भी एहसास होता है। पर वो उस गोसलिंग को वही छोड़ देती है और वहां से फैक्ट्री जाने के लिए आगे बढ़ने लगती है। गोसलिंग जिसे भी पहली बार देखते थे उसे अपमान लेते थे। गोसलिंग रोजम का पीछा करने लगता है। रोजम खुद से दूर करने की काफी कोशिश करती है, पर वो हर बार उसके पास आ जाता है। रोजम अपने रिटर्न
ट्रांसमीटर को ऑन करने लगती है ताकि वो फैक्ट्री वापस जा सके, पर गोसलिंग अपनी चोंच से उस ट्रांसमीटर को तोड़ देता है। उसे गोसलिंग का बिहेवियर समझ नहीं आता रहा था, तभी उसे एक मदर अपोजमम नजर आती है जो अपने 7 बच्चों को लेकर जा रही थी। उसका नाम पिंक टेल था। वो गोसलिंग उसके पास आ जाता है तो मदर अबी रोजम के पास आती है और उससे पूछती है कि क्या यह बच्चा तुम्हारा है। रोजम कहती है कि यह मेरा नहीं है, बल्कि यह मेरा काम बिगाड़ रहा है। पिंक टेल बताती है कि बच्चे ऐसे ही होते हैं जो हमेशा शरारतें करते हैं, और यह गोसलिंग जिसे पहली बार देखते हैं उसे ही अपनी माँ समझ लेते हैं, इसलिए अब ये तुम्हें ही अपनी माँ समझ रहा है। रोजम उससे कहती है कि मैं इसकी माँ नहीं बनना चाहती हूँ, तो पिंक टेल उसे बताती है कि कोई भी माँ बनने के लिए तैयार नहीं होता, हमें खुद ही माँ बनना सीखना पड़ता है। अब तुम ही इसकी माँ हो, तुम्हें ही इसका ख्याल रखना होगा, यही तुम्हारा काम है। रोजम को एक काम की तलाश थी और अब उसकी पूरी बॉडी में लाइट ग्लो होने लगती है। वो कहती है कि मैं अपने काम को जरूर पूरा करती हूँ, पर मुझे इस बच्चे का कैसे ख्याल रखना होगा। पिंक टेल बताती है कि तुम्हें इसे खाना खिलाना होगा और सर्दियों के आने से पहले इसे तैरना और उड़ना सिखाना होगा, क्योंकि गोज को सर्दियों में माइग्रेशन करना पड़ता है, वरना ये ज्यादा ठंड की वजह से मर सकते हैं। रोजम उसकी बात समझ जाती है और अब उसके पास 3 टास्क थे। उसे गोसलिंग को खाना खिलाना, तराना और उड़ना सिखाना था। रोजम नहीं जानती थी कि गोसलिंग क्या खाते हैं। फ्रैंक उस पर नजर रख रहा था। वो समझ गया था कि रोजम का उसका ख्याल नहीं रख पा रही है, इसलिए उसके पास आता है और उसे बताता है कि मैं शिकारी होने के साथ साथ गोज का एक्सपर्ट हूँ। रोजम कहती है कि तुम तो इस बच्चे को मुझसे चुराना चाहते थे। फ्रैंक कहता है कि मैं एक लोमड़ी हूँ और चालाकी करना मेरा काम है, पर तुमने उस हेजोक के कांटों को निकालने में मेरी मदद की, इसलिए मैं भी तुम्हारी इस बच्चे को पालने में मदद कर सकता हूँ। फ्रैंक चालाक था। वो उस गोज को खाना खिलाने के साथ साथ रोजम से अपने खाने का भी इंतजाम करता है। गोजलिंग खाना खाने लग गया था, इसलिए अब रोजम ने अपने पहले टास्क को पूरा कर लिया था। फ्रैंक उससे पूछता है कि तुम्हें गोसलिंग कहाँ से मिला। रोजम बताती है कि एक दुर्घटना की वजह से मेरे हाथों इसकी पूरी फैमिली खत्म हो गई। फ्रैंक कहता है कि तुम इसे यह बात कभी मत बताना, वरना ये तुम पर विश्वास नहीं करेगा। रोजम उसकी बात समझ जाती है और वो फ्रैंक से पूछती है कि अब मुझे इसे उड़ना तैरना कैसे सिखाना होगा। फ्रैंक उसे कहता है कि तैरना काफी आसान है, मैं इसे सिखा सकता हूँ, जैसे मेरी माँ ने मुझे सिखाया था। और वो लात मारकर गोसलिंग को ने पानी में फेंक देता है। रोजम को उसकी फिक्र थी और वो जानती थी कि गोसलिंग ऐसे तैर नहीं पाएगा। उसने उसे पानी से बाहर निकाल लिया था। फ्रैंक उसे बताता है कि गोसलिंग नॉर्मल नहीं है, तुम इसे डिफेक्टिव पीस की तरह समझ सकती हो। भले इसकी पूरी फैमिली आज जिंदा भी होती तो भी ये अभी तक जिंदा नहीं रह पाता, इसीलिए तुम्हें इससे इतना जाड़ा लगाव नहीं रखना चाहिए। और उसे खा लेता है ताकि उसके मरने के बाद रोजम को उससे दुख ना हो। पर रोजम गोसलिंग को बाहर निकाल लेती है और कहती है कि इसे मारने से मेरा काम पूरा नहीं होगा, मुझे सर्दियों से पहले से उड़ना और तैरना सिखाना होगा। फ्रैंक कहता है कि पहले तुम्हें इसके लिए एक घर बनाना होगा जहां यह सुरक्षित रह सके और कोई इसे खा ना सके। रोजम अब जंगल से लकड़ियों को इकट्ठा करना शुरू कर देती है। गोसलिंग भी अब बोलना सीख गया था, पर उसे रोजम का नाम लेने में दिक्कत हो रही थी, इसलिए रोजम उसे कहती है कि तुम मुझे अब से रोजा नेटा बुला सकते हो। गोसलिंग को यह नाम अच्छा लगता है। अब रोज फुल स्पीड में घर को बनाने लगती है। गोसलिंग भी उसकी मदद करता है। कुछ ही घंटों में वो अपने रहने के लिए एक इग्लू की तरह घर को बना लेते हैं। फ्रैंक रोज से कहता है कि तुम्हें इस गोसलिंग का नाम रखना चाहिए। वो एक रोबोट थी, इसीलिए वो उसका नाम गोसलिंग 001 रखती है। पर फ्रैंक और गोसलिंग को यह नाम बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो रोज को बताता है कि इसके नाम में नंबर नहीं होने चाहिए। वो बातों के साथ साथ अपने नए घर को डेकोरेट भी कर रहे थे। फ्रैंक कहता है कि नाम में अपनापन होना चाहिए, इसीलिए अब उसका नाम ब्राइट बिल रखती है। गोसलिंग को भी यह नाम बहुत अच्छा लगता है। फ्रैंक को भी यह नाम पसंद आता है। ब्राइट बिल को नींद आ रही थी। फ्रैंक उसे कहानी सुनाता है कि एक छोटा सा आइलैंड था जिसमें एक प्यारा सा गोसलिंग रहता था, पर वो अकेला था, इसीलिए उसने एक स्टार से विश मांगी कि वो उसके पास एक प्यार करने के लिए माँ भेज दे। स्टार पर बैठी हुई यह सब सुन रही थी और वो वहां से तुम्हारे पास आ गई। उसके सीने में भी एक दिल था जिसके बारे में उसे कोई खबर नहीं थी, और वो एक माँ की तरह तुम्हारी देखभाल करने लगी। गोसलिंग को अब नींद आने लगती है। रोज भी बैटरी खत्म होने की वजह से शट डाउन हो जाती है और वो तीनों अब सो जाते हैं। ऐसे ही वक्त गुजरता रहता है। ब्राइट बिल अब बड़ा हो गया था, पर रोज के परवरिश करने से वो भी रोबोट की तरह बर्ताव करता था, जिसे कोई भी जानवर उसका दोस्त नहीं था और वो डर कर उससे भी दूर भाग जाया करते थे। रोज अब उसका दिल खुश करने के लिए उसे के सारे जानवरों की तरह बनकर दिखाती है। अब उसे तैरना सिखाने के लिए तालाब के पास लेता आते हैं। ब्राइट बिल को डूबने से डर लग रहा था, पर फ्रैंक उसे धक्का देता है जिससे वो सीधा पानी में आ जाता है। ब्राइट बिल अब अपने पंखों को रोज के बताए
अनुसार हिलाने लगता है, जिससे अब ब्राइट बिल तैरने लग गया था। रोज इससे खुश होती है। उसने दूसरे टास्क को भी पूरा कर लिया था, पर ब्राइट बिल ज्यादा आगे जा रहा था। होती है वो अपने हाथ को उसके पीछे भेज देती है। ब्राइट बीट तैरते हुए तालाब से दूसरे किनारे पर चला जाता है, जहाँ काफी सारे गोज थे। ब्राइट बिल उन्हें देखकर काफी खुश होता है और कहता है कि ये सभी मेरे जैसे हैं। वो सभी गोज अपनी फैमिलीज के साथ काफी खुश थे। ब्राइट बिल एक गोज के पास आकर उससे बातें करने लगता है। वो गोज उसे पहचान लेती है और कहती है कि तुम तो वही हो जिसे उस राक्षस ने पाला है। पर अब वहाँ तीनों गोज जाते हैं जो उसे बुली करने लगते हैं। वो कहते हैं कि तुम हमारी तरह बिल्कुल नहीं हो और यह जगह तुम्हारी नहीं है। वो उसे पीटने लगते हैं। रोज अपने हैंड की मदद से यह देख रही थी, इसीलिए वो तेजी से उसे बचाने के लिए पॉन्ड के अंदर की तरफ चली जाती है। सभी गूंज वहां से भागने लगते हैं और अब वहां एक जाइंट बारकूडा फिश भी आ जाती है, जो एक अच्छी शिकारी फिश थी। वो ब्राइट बिल को खाने के लिए लेकर जाने लगती है। रोज उसे बचाने जाती है, पर उसका पैर पत्थर में फंस जाता है, जिसे वो निकालने की काफी कोशिश करती है, पर वो निकाल भी नहीं पा रही थी। ब्राइट बिल मदद के लिए आवाज लगा रहा था। रोज उसे अपनी तरफ आने को कहती है, पर वो फिश उस पर अटैक करने की कोशिश करने लगती है। रोज पत्थर फेंक कर उसे बचाने लगती है, पर जब पत्थर खत्म हो जाता है तो अपने हाथ को फेंक कर उसे रोक देती है। ब्राइट बिल की जान बचा जाती है। अब वहां दूसरे गूंज भी आ जाते हैं। ब्राइट बिल उनसे पूछता है कि उस फिश ने मुझ पर अटैक क्यों किया। गूंज कहते हैं कि तुम मंद बुद्धि हो। रोज कहती है कि तुम इसे भूली मत किया करो, यह बस तुमसे दोस्ती करना चाहता था। तो एक गूंज कहता है कि यह हमारे जैसा बिल्कुल भी नहीं है। ब्राइट बिल को उनसे बात नहीं करनी थी और रोज से कहता है कि माँ, हमें यहाँ से चलना चाहिए। तो एक गुज उसके पास आकर कहता है कि तुम्हें लगता है कि ये शैतान तुम्हारी माँ है, पर ऐसा नहीं है। इस रोबोट ने तुम्हारी पूरी फैमिली और तुम्हारी असली माँ को मार डाला। यह बात इस आइलैंड के सभी जानवर जानते हैं। फ्रैंक को इससे काफी गुस्सा आता है और वो उस गोज पर अटैक करने लगता है, पर रोज उसे पकड़ लेती है। ब्राइट बिल से रोज से नाराज हो जाता है और अब वो गुस्से में वहां से बीजे चला जाता है। रोज भी वहां से जाने लगती है। रोज का एक पैर पत्थर में फंसने से डैमेज हो गया था। वहां पॉन्ड में बेवर मौजूद था, जो यह सब देख लेता है। वो कब से गूंज पर नजर रख रहा था और उसे एहसास था कि रोज ब्राइट बिल का एक माँ की तरह ख्याल रखने की कोशिश कर रही है। ब्राइट बिल, फ्रैंक और रोज अपने घर पर आ चुके थे। रोज अपने पैर को ठीक नहीं कर पाती है, इसीलिए वो अपने पैर के हिस्से को अलग कर देती है। ब्राइट बिल रोज से अपने पास्ट के बारे में पूछता है। रोज बताती है कि एक हादसे में मेरे हाथों से तुम्हारी पूरी फैमिली नष्ट हो गई। ब्राइट बिल इससे दुखी होता है। वह कहता है कि मुझे तुम पर काफी भरोसा था और मैं तुम्हें ही अपनी फैमिली मानता था, पर तुमने ने मेरी असली फैमिली को मार डाला। रोज उससे माफी मांगती है। मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया, वो सब अनजाने में हुआ। ब्राइट बिल कहता है कि ये बात जानकर तुम्हें मेरी असली माँ को बतानी चाहिए। अगर आज वो जिंदा होती तो मैं भी नॉर्मल होता और मैं उड़ सकता था। रोज कहती है कि तुम आज बहुत अच्छा ते रहे हो। अगर तुम ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहे तो तुम एक अच्छे स्विमर के साथ साथ उड़ना भी सीख जाओगे। ब्राइट बिल कहता है कि इससे कोई फायदा नहीं होगा, तुम मेरी फीलिंग्स को नहीं समझती, तुम मेरी माँ नहीं हो। और अब वो वहां से चला जाता है। रोज काफी सेट हो जाती है, क्योंकि इतने सालों से जंगल में रहने से उसके अंदर भी मोशन क्रिएट होने लगे थे। रोज जब समुद्र के किनारे आती है, जहां वो सबसे पहले एक्टिवेट हुई थी, वो देखती है कि उस जगह पर और भी कई सारे यूनिवर्सल रोबोट्स के टूटे हुए पार्ट्स पड़े हुए थे। वो अपनी ही तरह के एक रोसम रोबोट को एक्टिवेट कर लेती है, जिससे वह यूनिवर्सल डायनामिक के एक वीडियो को देखती है, जिससे उसे पता चलता है कि यूनिवर्सल डायनामिक कंपनी इंसानों के कामों को आसान बनाने के लिए सालों से रोबोट्स बनाते हुए आ रही थी और रोजम रोबोट्स को इंसानों के सभी कामों में मदद के लिए डिजाइन किया गया था। वो इंसानों के किसी भी टास्क को पूरा कर बेटे सकती है और यह इंसानों के लिए एक बहुत अच्छे दोस्त बन सकते हैं। रोज जब एक और रोबोट को ऑन करती है और अपनी चिप से उसका नाम रजम रखती है, रमज कहती है कि मैं अपने पहले काम के लिए तैयार हूँ। रोज उसे बताती है कि तुम्हारा काम यही है कि तुम मेरे टास्क में मेरी मदद करो, क्योंकि मेरा जो काम है उसका पूरा होना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि मैं अब बदल चुकी हूँ। पहले मैं जो प्रोसेसिंग अपने सर से करती थी वो अब मेरे चेस्ट के हिस्से से होने लगी है, यानी अब उसमें इंसानों की तरह फीलिंगलेस होना स्टार्ट हो गई थी। रजम उससे कहती है कि तुम्हारे अंदर अल्फा 113 प्रोसेसर है और ये एक ऐसा प्रोसेसर है जिसमें सारी का है इंसानी जानकारी मौजूद है और इसके जैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाली चीज इंसानों के इतिहास में पहले कभी नहीं बनी। रोज उससे कहती है कि मेरे पास एक बच्चा है जिसे मुझे उड़ना सिखाना है। रजम को उसके चिप में खराबी लगती है, इसीलिए वो उस पर डायग्नोस्टिक रन करती है, जिससे उसे पता चलता है कि रोज ने अपने प्रोग्रामिंग के साथ छेड़खानी की है। रोज कहती है कि मेरे पास यही एक तरीका था जिससे मैं अपने रूल्स से अलग हटकर अपने टास्क को पूरा कर पाऊं। रजम कहती है कि तुम गलत कर रही हो, तुम डिफेक्टिव हो, तुम अब एक रोबोट नहीं रही, तुम्हें अब वापस फैक्ट्री लौटना होगा।
वो तुम्हें वापस ठीक कर देंगे और उसे अपना रिटर्न ट्रांसमीटर देने लगती है। इसी के साथ उसकी बेटी खत्म हो जाती है। रोज को कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो एक गिल्फ पर आकर बैठ गई थी। फ्रैंक भी अब वहां आ जाता है। रोज उसे बताती है कि मैंने सब कुछ बिगाड़ दिया, इसीलिए मुझे वापस फैक्ट्री लौटना होगा, और वो नए रिटर्न ट्रांसमीटर को अपने हेड पे लगा लेती है। फ्रैंक उसे कहता है कि तुम्हारा मिशन पूरा नहीं हुआ है। रोज कहती है कि ये मेरी दुनिया नहीं है, जहां से मैं आई हूं वहां सब मेरे जैसे हैं। फ्रैंक कहता है कि हो सकता है कि वो दुनिया इस दुनिया से भी बुरी, और रोज कहती है कि शायद वो मुझे ठीक कर सकते हैं और वहां ऐसे लोग होंगे जिनको मेरी मदद चाहिए होगी। फ्रैंक सभी कुछ उड़ते हुए पक्षियों को देखता है और वो रोज से कहता है कि हमारे पास वक्त नहीं है, हमें ब्राइट बिल को जल्दी उड़ना सिखाना होगा क्योंकि हम ही उसके दोस्त हैं, इसीलिए उसे हमारी बात माननी होगी। अब वो दोनों ब्राइट बिल के पास आ जाते हैं और उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि वो उड़ सकता है, पर वो हिम्मत हार चुका था। वो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं कभी उड़ पाऊंगा। रोज उसे कहती है कि अगर तुम सच में जीतना चाहते हो तो तुम्हें उड़ना सीखना ही होगा, ताकि हम दोनों अपनी दुनिया में वापस लौट सके। तभी वहां से उड़ते हुए कुछ गोज गुजरते हैं। रोज उन्हें स्कैन करने लगती है, जिससे उसे पता चलता है कि वो किस तरह से उड़ते हैं, और वो ब्राइट बिल को ये भी सिखाने लगती है, पर वो फिर भी उड़ नहीं पाता, जिससे बाकी के गोज उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। रोज कहती है कि तुम्हें बस थोड़ी स्पीड की जरूरत है, और वो दौड़कर उसे स्पीड देने लगती है, पर उसका एक पैर टूटा होने से वो पत्थरों से टकराकर नीचे गिर गई थी। रात में वह रास्ते के सभी पत्थरों को हटाकर दौड़ने के लिए एक रोड बना लेती है। बीवर भी अब वहां आ जाता है, जो रोज के लिए उसके टूटे हुए पैर को लकड़ी की मदद से जोड़कर ले आया था। वो उसे रोज के पैर में लगा देता है। रोज उसे थैंक्स कहती है। अब पहले दिन रोज पूरी मेहनत से ब्राइट बिल को स्पीड देकर उसे उड़ना सिखाने लगती है, जैसे ब्राइट बिल उड़ने लग जाता है, पर कुछ देर बाद ही वो नीचे गिर जाता है। रोज कहती है कि हमें इसके लिए एक फ्लाई इंस्ट्रक्टर ढूंढना होगा जो इसे ठीक से उड़ना सिखा सके, और वो एक क्लिफ की ऊंचाइयों पर आ जाते हैं जहां एक बाज रहता था, उसका नाम थंडरबोल्ट होता है। अगले दिन से वो ब्राइट बिल को उड़ाना सिखाने के लिए आ जाता है। वो उसे बताता है कि तुम्हें अपने छोटे पंखों को देखकर निराशा नहीं होनी चाहिए, मेरे पंख भी छोटे हैं पर मैं इनसे भी आकाश की गहराइयों को नाप सकता हूँ। थंडरबोल्ट अब उसे उड़ना सिखाने लगता है। ब्राइट बिल उसकी स्टेप्स को फॉलो करके उड़ना सीखने लग जाता है। ब्राइट बिल इससे खुश होता है और अब वो टेस्ट के दौरान सभी रिंग्स में से भी आसानी से निकल जाता है। ब्राइट बिल खुश था कि वह उड़ना सीख गया है। रोज के पास एक गोज आता है और जो उसे बताता है कि मेरा नाम लॉन्ग नेक है, मैं ही आने वाले माइग्रेशन का लीडर हूँ, मैं तुम पर कब से नजर रखे हुए हूँ। रोज कहती है कि तुम पहले इसे गूंज हो जो हमसे इस तरह प्यार से बात कर रहा है। लॉन्ग नेक कहता है कि हम गूंज थोड़े शर्मिला होते हैं, पर बातचीत में हम अच्छे होते हैं और हम काफी बोरिंग भी हैं। पर ब्राइट बिल हम में से सबसे अनोखा। रोज उससे कहती है कि आने वाले माइग्रेशन में क्या तुम ब्राइट बिल को भी अपने साथ लेकर जा सकते हो। लॉन्ग नेक बताता है कि हम एक हफ्ते बाद निकलने वाले हैं, हम उसे साथ लेकर जा सकते हैं, पर उसे पूरी लगन के साथ उड़ने की प्रैक्टिस करनी होगी। हर खतरे के लिए उसे तैयार रहना होगा, इसीलिए तुम्हें सारा दिन उसको हवा में ही रखना होगा। सुबह से शाम तक उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ने चाहिए। ब्राइट बिल जन्म से ही कमजोर है, वो अभी तक जिंदा नहीं रह पाता, पर तुम्हारी परवरिश से वो जिंदा है। मुझे उम्मीद है कि माइग्रेशन पार कर पाएगा, भले ही उसके पंख छोटे हो, पर उसका दिल बहुत बड़ा है। रोज लॉन्ग नेक की बात को समझ गई थी। वो ब्राइट बिल के ऊपर वेट डालकर उसे उड़ना सिखाने लगती है और उसे हार्ड ट्रेनिंग देती है। वो उसे हर तरह के खतरों के लिए तैयार कर रही थी। वो उसे पूरा दिन हवा में ही रखती है और उठते हुए ही उसे खाना सिखाती है। ब्राइट बिल थकने लगता है तो रोज, फ्रैंक और प्रिंगटेल उसे हौसला का देते हैं। ब्राइट बिल पूरी पावर के साथ एक बड़े पत्थर को भी लेकर ऊपर उड़ने लगता है। लॉन्ग नेक भी ये देख रहा था और वो खुश था कि वो माइग्रेशन के लिए तैयार है। रोज भी इससे खुश थे। अगले दिन अब रोज और फ्रैंक ब्राइट बिल को लेकर सभी गूंज के पास आ जाते हैं, जहां लॉन्ग नेक सभी गूंज को इंस्ट्रक्शन दे रहे थे। वो उन्हें कहते हैं कि दोबारा माइग्रेशन करने का वक्त वापस आ गया है और हमेशा की तरह ही यह सफर हजारों मील का मुश्किल सफर है, जिसमें हमें हजारों साल से परखा है और तैयार किया है। तभी उसकी नजर ब्राइट बिल पे जाती है। वो उसके पास आ जाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम भी हमारे साथ चलोगे, तुम काफी अच्छा उड़ते हो, मैंने तुम्हें कई बार देखा है और मैं कब से एक जवान गोज को अपने ग्रुप में शामिल करना चाहता था। तुम्हारा मेरे ग्रुप को ज्वाइन करने के बारे में क्या ख्याल है। ब्राइट बिल खुश हो जाता है और कहता है कि मैं आपके साथ चलूंगा। लॉन्ग नेक ये जानता था कि ब्राइट बिल अभी भी रोज से नाराज है, इसलिए वो उसे समझाता है कि तुम आज रोज की वजह से ही जिंदा हो, क्योंकि इसने ही तुम्हें उड़ना सिखाया। तुम बचपन से ही काफी कमजोर थे, फिर भी इसने तुम्हें हर मुश्किल से बचाया है और तुम्हें पाला। तुम देख सकते हो कि मेरे पूरे ग्रुप में एक भी तुम्हारी साइज का गोज नहीं है, क्योंकि अक्सर तुम्हारे जैसे बच्चे मारे जाते हैं। इसलिए जिस रोज ने तुम्हारे फैमिली को मारा, उसने ही तुम्हें एक नई जिंदगी दी। ब्राइट बिल को भी एहसास होता है कि रोज उससे बहुत प्यार करती है, पर यह बात रोज को कह नहीं पाता, क्योंकि अब उसके माइग्रेशन का वक्त हो गया था। लॉन्ग नेक उन सभी को सफर शुरू करने को कहता है, जिस वो सभी उड़ने लग जाते हैं। ब्राइट बिल रोज को अपने दिल की बात कहना चाहता था कि वह उसे अपनी माँ मानता है, पर यह वो कह नहीं पाता और रोज से कहता है कि मैं जा रहा हूँ, पर क्या
जब मैं वापस आऊंगा तब क्या तुम मुझे यहाँ मिलोगी? रोज कहती है कि मैं नहीं मिलूंगी क्योंकि मैं वापस अपनी दुनिया में लौट जाऊंगी। तो ब्राइट बिल उसे कहता है कि क्या आखिरी बार तुम मुझे उड़ने के देते स्पीड दे सकती है, और रोज इससे खुश होती है और वो उसे अपने कंधे पर बिठाकर फुल स्पीड में रन करती है, जिससे ब्राइट बिल भी गूंज के झूठ के साथ उड़ने लगे। जाता है रोज के अब तीनों टास्क कंप्लीट हो चुके थे, पर वो ब्राइट बिल को अब अपना बच्चा मानने लगी थी, इसीलिए वो दौड़कर आखिरी बार उसे देखने जाती है। ब्राइट से आई के बिल उसके पास नहीं रह सकता था, वह कुछ दिनों तक उसी के इंतजार में वहीं बैठी रहती है। इसी के साथ इस मूवी का फर्स्ट पार्ट यहीं खत्म हो जाता है। अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी देखना चाहते हो तो कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखना, और इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूले। थैंक्स फॉर